नसीम, ट्रंप ने जो एडवेंचर रीजन के अंदर किया है, 48 घंटों के बाद सूरत हाल यह है कि ईरान की टॉप लीडरशिप तो जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ईरान जो है वो स्टैंड कर रहा है कोऑर्डिनेटेड सोफिस्टिकेटेड तरीके से। इस वक्त जवाबी हमले जो है वो जारी रखे हुए हैं और आप देखिए कि इस वक्त प्रैक्टिकली इस वक्त हम एक रीजनल वॉर के अंदर जा चुके हैं। और अगर हम इसकी इंप्लीकेशंस की बात करें तो फिर ये एक वर्ल्ड वॉर बन चुकी है। ये जंग अपने आप में एक आलमी जंग बन चुकी है, जिसके असरात जो है वो आलमी सतह के ऊपर आना शुरू हो गए हैं और अगले 24-48 घंटों के अंदर आप देखेंगे। नाज़रीन, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी ओआईसी मुल्क के ऊपर अटैक हुआ है और वो आगे से जवाबी अटैक्स कर रहा है और उसने इनकी नींदें हराम करके रख दी हैं। आप बगदाद को ले लें, आप दमिश्क को ले लें, आप लीबिया को ले लें, आप काबुल को ले लें, ये हमले करते थे, ये तबाही बर्बादी मचा देते थे, लेकिन इन पर जवाब में एक गोली भी फायर जब नहीं होती थी। ये पहली बार इस तारीख के अंदर जब वो इस सदी की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जवाबी अटैक्स जब इनके ऊपर हुए हैं और ना सिर्फ रीजन के अंदर हुए हैं बल्कि अब रीजन से बाहर भी वो फैल रहे हैं और रीजन में इनकी तमाम बेसेस जब हिट हो चुकी हैं। तो ये तो आप देखिए कि तारीख में पहली बार हो रहा है कि इनकी नींदें तो हराम हो चुकी है और इनकी दौड़ें तो लग चुकी हैं और अब इनको समझ नहीं आ रही कि जब ये करें क्या। ठीक है ना, इनकी कैलकुलेशंस कुछ और थी, लेकिन अब इतनी शदीद बमबारी के बावजूद मामला बिल्कुल उलट है और ईरान के जवाबी हमले जब वो इस वक्त जारी है और प्रैक्टिकली एक रीजनल वॉर जब इस वक्त छिड़ चुकी है। अब जरा अगली बात सुनिए, हिजबुल्ला ने ज्वाइन कर लिया है, हिजबुल्ला ने इजराइल के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्ला बार 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 ये कहती रही कि हम इस जंग में आएंगे, ईरान पर हमला हुआ तो ये हमारी भी जंग है। और आप देखिए 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया सीज फायर हुआ वहां पर, इसराइल ने एक दिन भी सीज फायर की जो पासदारी अब नहीं की और आज हिजबुल्ला बाकायदा तौर पर इस जंग में शामिल हो चुकी है। और इसराइल जब वो शदीद तरीन बमबारी बेरूत के ऊपर कर रहा है, सदरन लेबनान के ऊपर कर रहा है, तो देखिए कि इस रीजन के लोग जब बहुत बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। ये जो सारी जंग इस वक्त जारी है ये इसराइली एक्सपेंशन की जंग है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस वक्त रीजनल ऑर्डर फारिग हो चुका है, रीजनल ऑर्डर गिर चुका है और इसके साथ ग्लोबल ऑर्डर जो है उसके लिए सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। जैसे ईरान ने कहा है कि हम ग्लोबल ऑर्डर भी फारिग कर देंगे, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि अगर ईरान सस्टेन करता है तो ये ग्लोबल ऑर्डर भी फारिग होने जा रहा है। लेकिन रीजनल ऑर्डर फारिग हो चुका है। रीजनल ऑर्डर क्या था? अमेरिका है, गल्फ है, इसराइल है, ये पार्टनर है, इत्तेहादी हैं जनाब अली, और ईरान के खिलाफ एक सारा मामला चल रहा है और जिस तरीके से इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके से सिक्योरिटी पॉलिसी चल रही है, एवरीथिंग हैज फॉलन। अच्छा, आप जरा देखिए कि फ्रांस अपना एयरक्राफ्ट कैरियर उसने मूव कर दिया है, ब्रिटानिया और जर्मनी ने कहा है कि हम अपने इंटरेस्ट का दिफा करने के लिए रीजन में आ रहे हैं, सो कॉल्ड इंटरेस्ट का दिफा करने के लिए वो आ रहे हैं। जंग में वो शामिल, ब्रिटानिया ऑलरेडी शामिल है, बाकी फ्रांस भी आ गया, जर्मनी भी आ गया, हो सकता है और भी आ जाए। आलमी जंग का मंजरनामा आपके सामने रख रहे हैं। और अगली बात सुनिए, जीसीसी का इजलास हुआ है, यानी गल्फ जो कंट्रीज हैं उनका इजलास हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम ईरान पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पर जब हम किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं, द अटैक ऑन ईरान इज ऑन द टेबल। मैं आपको बता दूं ये इनकी तारीखी गलती होगी और ये ओआईसी वर्ल्ड की तारीखी गलती होगी और ये नेतन्याहू की साजिश के हाथों में खेलना होगा अगर इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया। मैं आपको बताऊं अमेरिका इनके साथ इतनी गहरी साजिश कर रहा है कि ये अंदाजा भी नहीं कर सकते। पहली बात तो यह कि ये ईरान के साथ जंग नहीं कर सकते और मैं इस इशू पर बड़ा तफसीली बात करूंगा क्योंकि यही सबसे ज्यादा सेंसिटिव इशू है और आप जानते हैं कि पिछले 8 महीनों से ये बात कर रहे हैं कि सबसे सेंसिटिव इशू वो होगा जब ये आपसी जो जंग छिड़ने की तरफ जो मामला जाएगा। जैसे अमेरिका ने यूरोपियंस को एक्सप्लॉइट किया है, रशिया के साथ उनको भिड़वा दिया, उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई, माइग्रेशन उनकी तरफ सत्यानाश यूरोप का हो चुका और अमेरिका उस जंग में से निकल गया। अमेरिका ने कहा यह हमारी जंग ही नहीं है, गल्फ को वो भिड़वा रहा है ईरान के साथ। गल्फ नहीं लड़ सकते ईरान से, ठीक है ना, और मैं तफसीली आपको बताऊंगा कि गल्फ कैसे नहीं लड़ सकते। शीशे के महल बनाकर दूसरों को पत्थर नहीं मारे जाते हैं और ये शीशे के महल में बैठे हैं और उधर ईरान पत्थर समझ ये ईरान के साथ किसी सूरत ये नहीं लड़ सकते। तो ये अमेरिकी साजिश का हिस्सा बनेंगे अगर ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। और वहां पर आप देखिए पैसिफिक में अमेरिकी पॉलिसी क्या है, ताइवान को, जापान को, साउथ कोरिया से, चाइना से भिड़वाओ, फिलिपाइन को चाइना से भिड़वाओ, खुद नहीं लड़ने जा रहा चाइना से, इनको भिड़वाओ चाइना से। तो ये है एक डिक्लाइनिंग एम्पायर जो इस वक्त पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर रहा है। अपनी उस एम्पायर को बचाने के लिए, डॉलर की बादशाह को बचाने के लिए और अपनी दुनिया में हेजेमनी को बचाने के लिए सारी दुनिया को यह डिस्टेबलाइज कर चुका है। मुझे बताइए, जब अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का तो उसको बड़ा पता है, लेकिन इन मुल्कों ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन जब अमेरिका से खरीदे हैं और आउटसोर्स करके बैठे हुए हैं अपनी सारी सिक्योरिटी अमेरिका को और अड्डे देकर बैठे हुए हैं, इनकी नेशनल सिक्योरिटी को अमेरिका को पता नहीं है। इन मुल्कों को जंग से बचाना था, इनको जंग में धकेलना नहीं था। अमेरिका को यह बड़ा पता है कि अमेरिका के अंदर जंग ना फैले, अमेरिकी मेनलैंड तक जंग ना आए, अमेरिकी बॉर्डर्स तक भी जंग ना आए, यह अमेरिका को बड़े अच्छे तरीके से पता है। लेकिन यह पता नहीं है कि जिनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली हुई है उनके मुल्कों में जंग ना आए। तो गल्फ कंट्रीज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी? उनको जंग में किसने धकेला है? ईरान पर हमला किसने किया है? और अब बेसिस जो इन मुल्कों के अंदर बना रखी हैं उनको इस्तेमाल तो किया जा रहा है। अगर ये बेसिस ना हो, ईरान पर हमला हो ही नहीं सकता है। इन्हीं बेसिस के जरिए बिल्डअप हुआ है, इन्हीं बेसिस के जरिए पोजीशनिंग हुई है, इन्हीं बेसिस के जरिए इंटेलिजेंस इकट्ठी हुई है, इन्हीं बेसिस के ऊपर रडार्स लगे हुए हैं, सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं। ये जो एयर डिफेंस खबरें आ रही हैं जी, फलां मुल्क ने ईरानी ड्रोन गिरा दिए, फलां मुल्क ने ईरानी ड्रोन मिसाइल गिरा दिए, ये किसका एयर डिफेंस है? इन्होंने बनाया। ये तो एक सुई नहीं बना सकते, इन्होंने एयर डिफेंस है वो क्या बनाना है, ठीक है ना। तो इस वक्त जरा चेक कर लें
इन तमाम ममालिक के अंदर ये जब ईरान पर हमला करने का बात कर रहे हैं, इनके अंदर कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं? एक भी कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए। गिने जरा कैजुअलिटीज कितनी हुई, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 1। 1000 से ज्यादा ड्रोन ईरान ने फायर किए हैं, सैकड़ों मिसाइल इन अमेरिकी बेसेस के ऊपर फायर किए हैं। कैजुअलिटीज कितनी है? 1, 2, 4। मुझे बताइए इससे ज्यादा प्रेसिजन आज की मॉडर्न हिस्ट्री में किसकी है? जो इजराइल जैसी सोफिस्टिकेटेड पावर, जिसके पास मोस्ट प्रेसिजन फाइटर जेट्स हैं, सारी इक्विपमेंट है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक कतर में अटैक हो रहा है, सारा अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, प्रेसिजन जहाज आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं। वहां पर इनके 3-4 लोग तो वहां पर मारे गए थे, शायद इससे ज्यादा मारे गए हों। तो ईरान ने 1000 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। आप मुझे बताइए मॉडर्न इस हिस्ट्री के अंदर इससे ज्यादा प्रेसिजन मुझे जरा निकाल के दिखाएंगे किसने? वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी बेसेस को निशाना बना रहे हैं और उससे लिंक साइट्स को, जैसे सीआईए के ऑफिस को उन्होंने निशाना बनाया। मुसाद कहीं बैठी हुई है, 2 इजरायली जब वो वहां पर निशाना बने हैं, तो कहीं मुसाद बैठी है, कहीं सीआईए बैठी है। वो जो इन्होंने बेसेस खाली किए हैं वो कहां गए? होटल्स के अंदर गए। प्रेसिजन के साथ ईरान अटैक कर रहा है। मुझे बताइए अगर ईरान ने सर्वाइव करना है, इस वक्त ईरान बका की जंग लड़ रहा है, ईरान को लिबिया बनाने की कोशिश की जा रही है, ईरान को 500 में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। 500 में तकसीम करने का मतलब क्या होगा? इराक के बराबर कैजुअलिटीज, 1 मिलियन कैजुअलिटीज है इराक में। यहां पर लाखों ईरानियन जब अपनी जानों से जा सकते हैं और ईरान एज अ स्टेट कोलैप्स हो सकता है। ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, कैसे लड़ेगा मुझे आप जरा बता दें। अमेरिका को डैमेज करेगा तो अमेरिका मजबूर होगा पीछे हटने पर, तो अमेरिका डैमेज कैसे होगा? बातों से होगा। और भाई उनकी बेसेस को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे तो अमेरिका डैमेज होगा ना, उसके लिए ये कार्रवाइयां जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। तो कहां फिजा में फिजाई फायर करता रहा ईरान, कहां अटैक करे? बेसेस को हिट करेंगे तो उनकी मिलिट्री मशीनरी को ट्रबल आएगी। रेडार जब उड़ा दिया ना कतर में, जो बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करता है, अब पता नहीं चल रहा कहां से बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अगर सारी उनकी मशीनरी इंटैक्ट है तो फिर तो वो 6 महीने हमले जारी रखेंगे, समझ रहे हैं? तो यही बात ईरान की जानिब से इनको बताई जा रही है कि जरा एहतियात बरतें और जरा रियलिटी को समझें, और यही बात रशिया की जानिब से इनको की गई है। और अभी अमारात की जानिब से ईरान में अपनी एम्बेसी जब वो बंद कर दी गई है, तो पूछना यह है कि इजराइल में भी बंद कर दी है। इजराइल एम्बेसडर भी इन्होंने वापस भेज दिया और इन्होंने वहां से अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया है। तो जहां जिस नहज पर आज ये रीजन खड़ा है ना, उसमें इनका अपना पूरा पूरा किरदार है। ये जरा अपने गिरबान के अंदर भी झांकें कि आज अगर रीजन इस नहज के ऊपर पहुंचा है तो किसकी वजह से पहुंचा है। जब अमेरिकी बिल्डअप यहां पर हो रहा था, ईरान बार बार वार्न कर रहा था कि हम बेसेस को निशाना बनाएंगे, तब इनको अंदाजा नहीं था कि यहां पर क्या सूरत हाल बनेगी। इनको पता नहीं था कि ईरान अपने डिफेंस के लिए फिर हारा तक जाएगा। मैंने आपको बताया कि बेसेस डैमेज होंगी तो अमेरिकी मिलिट्री मशीनरी इन ट्रबल आएगी, और ये बेसेस डैमेज होंगी तो एयरक्राफ्ट कैरियर हिट होगा, क्योंकि वो एक रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन होती है, रडार्स हैं, एयर डिफेंस है, वो सारा कनेक्टेड है। पहले ये डिस्ट्रॉय होंगे तो एयरक्राफ्ट कैरियर की बारी आएगी। ये इंटैक्ट है तो आप अकेले एयरक्राफ्ट कैरियर खिलाफ नहीं जा सकते। ये वॉर इस तरह से एक साइंटिफिक तरीके से ज़्यादा लड़ी जाती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी बंद करने के बाकायदा मकासद हैं, ये नहीं अंधाधुंध उन्होंने कर दिया। वो भी अगली वीडियोस में हम तफसीली आपके सामने रखेंगे। ईरान अमेरिकी जो जेट्स हैं उनके लिए ऑयल बंद कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का वन ऑफ द टॉप मकसद ये भी है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको ऑयल की जरूरत नहीं है, वो 25 साल भी चल सकता है, वो न्यूक्लियर पावर्ड है। लेकिन उसके ऊपर जो जहाज हैं जो आकर बमबारी कर रहे हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, उनको तो फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल कहां से आएगा? तो ईरान सप्लाई शिप्स को भी निशाना बना रहा है जो फ्यूल लेकर जा रहे हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी बंद कर रहा है। इसके लिए उनको बड़ी ट्रबल होने वाली है। और मेडिटेरियन में जो फलस्तीनी गैस और ऑयल फील्ड्स हैं उनको अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर भी ईरान जब महाज खोलने जा रहा है। ये एक बड़ी साइंटिफिक वॉर है, और एक ईरान है सिर्फ, और उधर जर्मनी भी आ गया, बर्तानिया भी आ गया, इसराइल भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है बड़ा अच्छा हुआ, कनाडा भी कह रहा है क्या जबरदस्त इकदाम इसराइल ने उठाया, और गल्फ भी कह रहे हैं हम ईरान पर जाकर अटैक करेंगे। यहां देखिए ये सूरत हाल कितनी नाजुक है। इसराइली त्यारे जब वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर उड़ रहे हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला भी सॉल्व नहीं हुआ है। हो सकता है कल को कोई और उनको वहां से इशारा करे और फिर वो यहां पर जो पाकिस्तान पर अटैक कर दे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत सेंसिटिव सूरत हाल है, और पूरी की पूरी ओआईसी के खिलाफ ये साजिश है, ओआईसी वर्ल्ड के खिलाफ। एक एक नेशन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ईरान पर डायरेक्ट हमला करके, गल्फ को उनसे लड़वाकर, उधर अफगानिस्तान को पाकिस्तान से। इस साजिश को समझना चाहिए और उधर रुख करना चाहिए। अगर इनके त्यारे उड़ने के काबिल हैं तो तेहरान पर आकर ये कितनी बमबारी कर लेंगे, जिधर करनी है उधर जाके करें। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका इनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार है ना, वो तो बमबारी कर रहा है ईरान पर, तो इन्होंने भी हिस्सा डालना है और तारीख में अपना नाम अमर करवाना है, तो आकर शौक से कर लें। तेहरान तो बमबारी भुगत ही रहा, उस पर सुबह शाम बम गिर रहे हैं, और बहुत मैसिव कैजुअलिटीज वहां पर उसके जो खतरात है बढ़ते चले जा रहे हैं। इतनी शदीद बमबारी ईरान के ऊपर हो रही है। उनकी टॉप लीडरशिप को इतने बेरहम बेदर्दी के साथ मार दिया गया है। किसी मुल्क के पास अब मुझे बताइए क्या ऑप्शन है? तो ये गंभीर सूरत हाल है, और ये तमाम हेडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ईरान ने 9th वेव लॉन्च कर दी है, 9th वेव लॉन्च की है इजराइल की तरफ, अमेरिकी बेसेस की तरफ।
और मिसाइल ऐसे जाकर घुसे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ईरान की जो पेनिट्रेट करने की पावर है वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स कम होते चले जाएंगे। और इजराइल जो है उसकी असैसिनेशन पावर, इजराइल और अमेरिका की असैसिनेशन पावर हर गुजरते दिन के साथ कम होती चली जाएगी, क्योंकि जो नई लीडरशिप आएगी उनका ना इनको नाम पता है और वो कहां पर इनको पता नहीं। अगर ये सेकंड ईयर जो अभी आई है इसको असैसिनेट 50% करने में कामयाबी हो गए तो थर्ड तो और ज्यादा सिक्योर होगी। तो हर गुजरते दिन के साथ क्या होगा, ईरान की प्रेसिजन पावर, ईरान की पेनिट्रेशन पावर बढ़ती चली जाएगी, ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स का स्टॉक कम होता चला जाएगा, लेकिन पेनिट्रेशन पावर बढ़ती चली जाएगी। इजराइल और अमेरिका उनकी जो इधर है ना असैसिनेशन पावर वो नीचे से नीचे जब आती चली जाएगी। इस वक्त अमेरिका जब वो बड़ी भयानक बमबारी कर रहा है ईरान पर, उनके अंडरग्राउंड जो मिसाइल सिटीज हैं जहां पर स्टॉक पाल पड़ा हुआ है, उनकी नेवी है, उनकी बंदरगाहें हैं, बिल्कुल ईरान को माजूर और नकारा और तबाहाल किया जा रहा है। उनकी प्रोग्रेस की हर एक एक एफर्ट को रिवर्स किया जा रहा है, और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि इजराइल जो है वो अपनी जो उसके एक्सपेंशनिस्ट मंसूबे हैं उसमें कोई रुकावट ना डाल सके। इसके बाद कौन होगा मुझे बताइए जो इजराइल को रोकेगा? तुर्की है ना, तुर्की एक बड़ी पावर है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो सिस्टम ईरान का है ना वो सिस्टम किसी का नहीं है। वहां पर तुर्की में उर्दुगान है, उर्दुगान को हटाने में उनको 1 महीना भी नहीं लगना है, एक झटका लगना है। यहां ईरान तो एक पूरा सिस्टम है ना जो चल रहा है। आप देखें तमाम टॉप लीडरशिप गई, हमले फिर भी जारी हैं, फिर भी ईरान उसी सोफिस्टिकेटेड कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक कर रहा है। तुर्की ऐसा लड़ सकता है? वहां पर तो वो आपको पता है ना अपोजिशन के साथ मसला भी चल रहा है, उर्दुगान को फारिग करेंगे, अपोजिशन ले आएंगे। कतर की अपोजिशन कह रही है हम तो इब्राहिम अकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं। कोई नहीं लड़ सकता इजराइल से, ठीक है ना। सिर्फ आर्मी पावरफुल नहीं है, आर्मी पावरफुल है, सिर्फ इससे फर्क नहीं पड़ता है। आइडियोलॉजी होनी चाहिए, आपका एक सिस्टम होना चाहिए, आपकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, और एक शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। उर्दुगान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। और गल्फ रियासतें ये कितनी ताकतवर हैं वो आपको बताइए, ठीक है। और मिस्र लड़ेगा और जॉर्डन लड़ेगा जाकर इजराइल से, तो इसलिए वो चुनकर ईरान को अपनी, ये वो ताकत है जो अमेरिका ने चीन के खिलाफ इस्तेमाल करनी थी अगर कभी आलमी जंग होती तो वो सारी की सारी अपनी ताकत लेकर ईरान के ऊपर आ गए हैं। और अभी भी ईरान जब सस्टेन कर रहा है। मैं ट्रम्प की स्टेटमेंट सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं। ट्रम्प ने कहा कि 4 वीक जंग चल सकती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सामने एक टाइम फ्रेम आ गया और ये अमेरिकी पॉलिसी का सबसे बड़ा डिजास्टर भी है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन जंग होना थी, अब कह रहा है 4 वीक्स चलेगी। दैट मींस के 4 वीक्स तो फिर इनको अब लग रहा है कि 4 वीक तो ईरान स्टैंड कर जाएगा। अच्छा, उसके बाद इनको लगता है कि 4 वीक अगर हमने बमबारी की तो ईरान कोलैप्स कर जाएगा। वो भी अब इनकी कैलकुलेशन है। देयर इज पॉसिबिलिटी कि शायद 4 वीक्स की बमबारी ईरान बर्दाश्त ना कर सके और वो कोलैप्स हो जाए। देयर इज पॉसिबिलिटी, लेकिन अगेन ये इनकी कैलकुलेशन है। जो 5-7 दिन की बमबारी करने के लिए आए थे वो अब जो है वो 4 वीक्स के ऊपर जा चुके हैं। और ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि मजीद अमेरिकी फौजी जब मारे जा सकते हैं। इस वक्त अमेरिका में खप पड़ी हुई है, शदीद तनकीद हो रही है। सबसे बड़ा मसला जो वहां पर उठाया जा रहा है फॉरएवर वॉर का, कि ये तो हम फॉरएवर वॉर में जा रहे हैं। ट्रम्प ने अपनी जुबानी कहा मजीद अमेरिकी फौजियों की जान जा सकती है। ये अब अमेरिका में ज़ाहिर अमेरिका अब अंदर से भी एक अपनी पूरी बैटल जो लड़ रहा है। और ट्रम्प ने कहा कि ये जो अमेरिकी फौजी मारे गए इनका बदला लेंगे। क्या बदला लेना? कोई कसर छोड़ी है जो बदला लेंगे? सब कुछ तो कर दिया है और करते चले जा रहा है अमेरिका और इजराइल, बदला क्या लेना है? और कहता है कि सरेंडर कर दे, ईरानी फौज ईरानी पुलिस सरेंडर कर दे, इनकी जान में बख्शी कर दूंगा। इस वक्त दुनिया को बहुत बड़ी फिरौनियत का सामना है। लेट्स सी अब, और जो मुल्क लड़ रहा है, जो ग्लोबल एरोगेंट पावर्स के साथ लड़ रहा है, वो बयानिया भी सारा उसी के खिलाफ है। तो यही इस दुनिया की सबसे बड़ी तलख हकीकत है कि वो ग्लोबल एरोगेंट पावर्स जिनकी आप कई 100 साल पिछली हिस्ट्री उठाकर देखिए, उन्होंने जो ह्यूमैनिटी के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, अगर उनके साथ कोई टकरा गया है तो बयानिया भी उसके खिलाफ। तो ये तलख हकीकत। लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जानते हैं कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी इधर उधर एंगलिंग देकर चीजों को ट्विस्ट करने की कोशिश करे, आम लोग जानते हैं कि रियलिटी जो वो क्या है। अच्छा, अब जनाब ये बहुत सारी हेडलाइंस हैं जो ट्रम्प बात कर रहा है कि मजीद कैजुअलिटीज होंगी, अवेंस करेंगे, ये करेंगे। तो मैंने सादा अल्फाज में आपके सामने रख दिया। अली लरजानी ने फिर रिस्पॉन्ड किया है। अली लरजानी ने कहा है कि अमेरिका फर्स्ट से बात शुरू हुई थी और आज बात यहां पर आ गई है कि मजीद अमेरिकी फौजी भी मारे जाएंगे, ठीक ना। तो इजराइल की जंग के लिए अमेरिकी फौजियों को यहां पर जब वो पे द प्राइस करवा रहा है ट्रम्प, और ईरानियन पीपल जब अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उन्होंने जंग का आगाज नहीं किया, उन पर इन्वेजन हुई है। ये बाकायदा वही इन्वेजन है जो इराक पर की गई थी और जो अफगानिस्तान के ऊपर की गई थी। और ये उन्होंने जब बातें की हैं ट्रम्प के जवाब के अंदर। अब अगली खबर यह है कि हिजबुल्लाह ज्वाइन कर गया। अच्छा, ईरान के हवाले से उन्होंने ये देखना, ईरान के हवाले से सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितनी देर ईरान बर्दाश्त कर सकता है, कितनी देर ईरान अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कितनी देर बचा कर रख सकता है। क्योंकि अमेरिका इस वक्त धड़ाधड़ खौफनाक, इतनी खौफनाक कि ना लफ्जों में बयान की जा सकती है ना इमेजिन की जा सकती है। जहां पर बम गिरते हैं B2 बम्बर से 1000 kg 2-2000 पाउंड के और पता नहीं कौन कौन से बम हैं जो गिरते हैं, GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स, तो जिन पर गिरते हैं बस वही जानते हैं, हम उसको महसूस भी नहीं कर सकते। हाँ, आप जरा इराक की हिस्ट्री पढ़ लें, काबुल की हिस्ट्री पढ़ लें, अफगानिस्तान पर जब बमबारी हो रही थी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी शिद्दत क्या होती है। वी कैन नॉट इमेजिन।
तो वो बम गिर रहे हैं, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को तबाह किया जा रहा है, नेवी को तबाह किया जा रहा है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग एंड मलबे का ढेर बना रहे हैं ईरान। हर उसकी तरक्की का एक एक पहलू उसको रिवर्स कर रहे हैं कि ईरान बस किसी काबिल ना रहे। तो अब ईरान कितनी देर सस्टेन करेगा? ईरान क्या इस एबल हो जाएगा कि इनको हमले रोकने पर मजबूर करे? लेकिन ईरान एक चीज में कामयाब होगा, ये बात ध्यान में रखिए, इनके दांत जरूर टूटेंगे, ये बहुत जल्द या फिर हमेशा के लिए अगर ईरान कामयाब हुआ, नहीं तो फिर कम से कम अगले कई सालों तक इनकी जरूरत नहीं होगी किसी और पर हमला करने की। ईरान को इतना डैमेज तो जरूर करने वाला, और उसकी कोशिश यह है कि इनके दांत ऐसे तोड़े जाएं कि ये फिर किसी और कौम के ऊपर जाकर जब इस तरह से बदमाशी ना कर सकें जो इनका सिलसिला चलता चला रहा है। हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया, मिसाइल ड्रोन फायर किए हैं नॉर्दर्न इसराइल को खासतौर पर, और हाइफा को जब निशाना बनाया गया है, हिजबुल्लाह आ गई है। और हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है जब तक कि एब्सोल्यूट और कंप्लीट विक्ट्री हासिल नहीं हो जाती, मुकम्मल विक्ट्री तक हम ईरान के साथ खड़े हैं। इसराइल ने धमकाया, अमेरिका ने धमकाया, रीजन ने धमकाया, लेबनीज गवर्नमेंट ने धमकाया, हिजबुल्लाह आ गई। ठीक है, तो हिजबुल्लाह मौजूद है, सही है, और आ गई है, और वो तैयारी कर रहे थे। खास ये जो तंजीमें होती हैं अपने हिसाब से इन्होंने आना होता है, अपने हिसाब से तैयारी करनी होती है, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस होती हैं। आ गए हैं एक फैसला कुन जंग लड़ने के लिए, और ये बहुत जल्द बहरा रूम का जो महाज है वो संभालेंगे, आपको वहां पर भी हम अपडेट करेंगे। हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक किया है, और अब ये कई तरफा हमले, और यमन भी आपको नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, हिजबुल्लाह आ गई कितने महीने, और हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और इसराइल ने बहुत ज्यादा बमबारी लेबनान के ऊपर शुरू कर दी है, बेरूत को निशाना बनाया जा रहा है, इंटेंस शेलिंग हो रही है, सिविलियन एरियाज को आपको बताया जैसे इसराइल निशाना बनाता है। कोई 25-30 टाउन्स हैं जहां से इवैक्यूएशन का ऑर्डर इसराइल ने दिया है। लेबनान से लेकर ईरान तक लोगों की जाने जा रही है, और इसराइल और अमेरिकी बम उनके सरों के ऊपर गिर रहे हैं। मकसद क्या है? सिर्फ इसराइल को एक्सपैंड करना, और इस रीजन को किसी जोगा नहीं छोड़ना है कि ये इसराइल के सामने उफ भी कर सके। जीसीसी कह रहा है कि ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऑप्शन ऑन द टेबल है ईरान पर हमला करने के लिए, और एक भी जीसीसी मुल्क पर हमला, सब पर हमला है, तो ये अचानक नेटो भी बन गए। अच्छा, बहरीन ये कह रहा है कि उनकी जो नेवल पोर्ट है उसके ऊपर अटैक हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूं बड़ी प्रिसीजन के साथ, अगर इनकी बंदरगाहें भी है ना, तो मिसाल के ओमान की बंदरगाह के ऊपर ईरान ने अटैक किया। ओमान की बंदरगाह का, ओमान का मुआहिदा है, ये पोर्ट इस्तेमाल होगी फॉर अमेरिकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, इसलिए ईरान ने वहां पर जाकर अटैक किया। ईरान पागल है, मत मारी गई है, ओमान के ऊपर अटैक करेगा। तो अगर बंदरगाहों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, बाकी फैसिलिटीज पर अटैक हो रहे हैं, उनका कोई ना कोई लेना देना है अमेरिकी मिलिट्री मशीनरी के साथ, लॉजिस्टिक सप्लाई के साथ। तो ये बहरीन की पोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है, दुबई के अंदर दोबारा धमाके जब सुने गए हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि ये लड़ नहीं सकते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन 2-3 मैं जल्दी से आपके सामने रखूंगा चूंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, और आगे आगे हम मजीद इसको बयान करते रहेंगे। 2-3 शॉर्ट चीजें मैं आपके सामने रखता हूं ना। इन मुल्कों की फौज है, जीसीसी की सारी फौज मिलाएं तो भी आईआरजी से जब कम बनती है, और इसमें अगर आप इनकी सारी इनकी सिक्योरिटी और इनकी सारा फ्रेमवर्क देखें, ये हैं क्या, ये मुल्क क्या है, ये इनकी ताकत क्या है, इनकी कैपेबिलिटीज क्या है, इन्होंने ये जो सारी तरक्की आपको नजर आती है, सारी दौलत कमाई है, क्या है ये दौलत, कहां से आई है? ऑयल से आई है। और दूसरी चीज है, इनके इर्द गिर्द जंगें हो रही थी, अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, अफगानिस्तान की जंग हो रही है, इराक की हो रही है, शाम की हो रही है, लिबिया की हो रही है, अफ्रीका की हो रही है। तो इन्होंने अपने आप को दरमियान में एस्टैब्लिश किया कि वी आर सेफ हेवंस, हम सबसे सिक्योर है। तो इनका सबसे बड़ा इमेज ये था कि वी आर द सेफ हेवंस। तो सब पैसा उठाकर इधर आ गए, और जो जंगों में मनी लॉन्ड्रिंग ये वो करके अफ्रीका में जो आपको बताया सोना निकाला जा रहा है, डायमंड निकाला जा रहा है, उसकी ट्रांजैक्शन बेचना सब कहां पर हो रहा है, सब वहां की लीड अपना पैसा कहां पर रख रही है। तो वो पैसा इधर आ गया, मजीद यूक्रेन की जंग छिड़ी, वो सारा पैसा भी यूरोप वाले, रशिया वाले उठा के इधर आ गए। सो दे वर द सेफ हेवन। सिक्योरिटी के हवाले से इनकी बेमिसाल सिक्योरिटी थी, तरक्की बहुत अच्छी है। इन मुल्कों को इस हवाले से हर हवाले से अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की और आज रीजन इस नहज पर पहुंचा है वो ये कि उधर जंगें हो रही हैं, उसका मुनाफा इनको जा रहा है। अमेरिका को खुली छूट देकर बैठे हुए हैं, इन जहाज जहां से उड़ने उड़े और जाकर बमबारी करें। अपनी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी सब अमेरिका के हवाले आउटसोर्स कर दी है। फिर वो जो पैसा आया उससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन जब अमेरिका से खरीदे और खुद बैठे हुए हैं, खुद ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, फूड इनका बाहर से आता है। इनके पास जब वो पीने का पानी नहीं है, एक झील नहीं है वहां पर, और ये पीने का पानी इनका बाहर से आता है। और खास तौर पे जब वो इन्होंने समुद्रों के ऊपर जो प्लांट्स लगाए हुए हैं वहां से पानी रिसाइकल होता है। इनके पास पानी की स्टोरेज नहीं है और ये इतने सॉफ्ट टारगेट्स हैं, यानी कि ये प्लांट्स हैं और पावर स्टेशन की सुन लें, इनके जो ग्रिड स्टेशन हैं सारा इनका निजाम उनके ऊपर चल रहा है। ग्रिड स्टेशन हिट हुए, कितना सॉफ्ट टारगेट है, इनका सारा निजाम बैठ जाएगा। वो 100 मंजिला इमारतें हैं, लिफ्टें बंद हो गई, लोग लिफ्टों में फंसे हुए हैं। अगली बात सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईरानियंस ने लड़ना है ईरान के लिए, टर्किश ने लड़ना है टर्की के लिए, पाकिस्तानियों ने लड़ना है पाकिस्तान के लिए। इनके जो लोग आए हुए हैं 90% बाहर के लोग हैं, उनके पास नेशनैलिटी नहीं है। वो जहां पर रह रहे हैं इन मुल्कों में, इन मुल्कों के वो नहीं है, वो अपने मुल्कों के हैं, क्योंकि इन मुल्कों ने उनको नेशनैलिटी नहीं दी है। क्यों नहीं दी है ये अलग बहस है, लेकिन वो लोग यहां पर मजदूरी करने के लिए आए हुए हैं, काम करने के लिए आए, रोजगार। एक लीड क्लास है, उसके मामला मैंने आपको बता दिए, उधर से पैसा आया, इधर से आया, जैसे मामला चल रहे हैं। जो निचला तबका है वो कैसे वहां पर रहता है आपको पता है, जो रह रहे हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है। 90% पॉपुलेशन बाहर की है। ये अपनी एक जो प्रॉपर नेशनल फौज होते हैं वो बना नहीं सके हैं। इनको जाकर करना है हमला ईरान पर, फिर तो ये डायरेक्ट ईरान वॉर में चले जाएंगे और ये लड़ सकते हैं।
अमेरिका तो लड़ रहा है ना भाई, इनके जहाज बमबारी कर लेंगे जाकर ईरान पर, और उसके बाद अगर ईरान के मिसाइल आए बाकी टारगेट्स पर, तो फिर ये क्या करेंगे जो मैंने आपको इतनी सेंसिटिव चीजें बताई हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया तो इनकी हर चीज बंद हो गई, सब बाहर से आता है खाना, उधर तो कोई खेत खलियान है नहीं, वो तो सब कुछ बाहर से जा रहा है, सारी खाने पीने की चीजें बाहर से जा रही, इतना ये सेंसिटिव है। तो इनको इस साजिश से निकलना चाहिए, अमेरिका को मजबूर करें कि जंग रोकी जाए, बजाय ये कि अब खुद चढ़ दौड़े ईरान के ऊपर। ये ईरान से नहीं लड़ सकते, ईरान तो वैसे भी अब पता नहीं वो बचता नहीं बचता, उसकी बका क्या है, वो ऐसा स्टेट सर्वाइव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, वो तो अपनी एक फैसला कुन जंग लड़ रहा है। इन्होंने अभी अपना हिस्सा डालना है और तारीख में अपना नाम लिखवाना है ट्रंप और नेतन्याहू के साथ, तो जिसने लिखवाना है शौक से लिखवाए, लेकिन उसके बाद मामला बहुत खराब हो जाएंगे, फिर ईरान बाकी टारगेट्स को भी हिट कर सकता है, और फिर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सेंसिटिव बात है। इन मुल्कों को व्हाटसोएवर जो तरक्की कर रहे हैं करते रहें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बनाते रहें, जो भी इनका इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जो भी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जो रखना है रखें, लेकिन उससे दूसरे मुतासर नहीं होनी चाहिए। यानी अमेरिका को खुली छूट दे दी, और ये जो इन्होंने सारा वेपन खरीदा ना, ये ईरान ही के खिलाफ खरीदा हुआ है कि ईरान से लड़ना है। अमेरिका ने भी कहा ईरान से लड़वाएंगे, ईरान मतलब ईरान के खिलाफ ये दिफा के लिए जरूरी है, जो हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको दिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अमेरिका ने करनी थी, इन मुल्कों को जंग से बचाना था, कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाना था कि जिसमें जंग इनके मुल्कों में फैल जाए, ये करना था अमेरिका ने। जानबूझकर उसने ईरान पर हमला किया, उसको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि ईरान बेसिस पर अटैक करेगा, और उसके बाद क्या रिजल्ट बनेगा ये अमेरिका को बहुत अच्छे तरीके से पता था। इनको इस साजिश को पहचानना चाहिए, नहीं पहचानना तो फिर अब मर्जी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अब हाथ हालात सब काबू से निकल चुके हैं, किसी के हाथ में अब कुछ भी नहीं, हालात बेकाबू हो चुके हैं। ईरान के साथ जो किया जा रहा है, जो उनके साथ जुल्म ज्यादती और जबर किया गया है, धोखा दिया गया है, उनकी लीडरशिप को जब वो निशाना बना दिया गया है। अस्पतालों इस वक्त तेहरान में अस्पताल के ऊपर जो अटैक हुआ है, बहुत खौफनाक बमबारी हो रही है, तो ईरान ने कहा है कि हमारे दिफा की जो वो कोई हद नहीं है। और जो मैं बात कर रहा था ना कि इनकी सेंसिटिविटी की, बर्तानिया ने 2 लाख अपने शहरी जब वो यहां से निकालना शुरू कर दिए, 2 लाख पीपल यहां से निकालना शुरू कर दिए। वो बर्तानिया ही के जो नेशनल्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें यहां से निकालें, ना यहां पर कोई बंकर है ना कोई सेफ्टी है, और मैंने बताया कि वो बाहर से आए हैं काम करने के लिए आए हैं, कोई नेशनलिटी नहीं है। यूरोप में भी जो यहां से लोग जाते हैं उनकी नेशनलिटी हो जाती है, वो वहां के लोग हो जाते हैं, वो फिर कल को जंग भी लड़नी पड़ी तो वो उसी मुल्क का हिस्सा बनकर जो वो लड़ेंगे, फौज में जाते हैं, जो भी मामला है। यहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है। वो क्यों नहीं है वो एक अलग बहस है, वो अच्छा है वो बुरा है अलग बहस है, लेकिन मैं सेंसिटिविटीज और कमजोरियां बता रहा हूं। इनको ये सूट नहीं करता है कि ये ईरान पर हमला करें। इनको उस साजिश को पहचानना चाहिए कि अमेरिका ने जानबूझकर, उसको पता था कि ये हालात बनेंगे उस सब। अब ये जो कह रहे हैं नहीं हमारी बेसिस तो इस्तेमाल नहीं हो रही, ओ भाई छोड़ दें इस बात को, बेसिस इस्तेमाल हो रही हैं, और ये बेसिस अगर ना होती तो ईरान पर हमला ही नहीं हो सकता था। अमेरिकी मिलिट्री मशीन ऑपरेट, अगर यूरोपियन इस वक्त यूरोप से तो जहाज नहीं उड़ रहे, ठीक है, यूरोपियंस अगर अपनी बेसिस अमेरिका को ना देते तो अमेरिका के जहाज पहले यूरोपियन बेसिस पर आते हैं, फिर मिडिल ईस्ट में आते हैं। तो यूरोपियन बेसिस ना हो तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में और एशिया में अपने ऑपरेशन सरंजाम नहीं दे सकता। इस बात को छोड़ दें, ये बात ही अजीब है कि जी जहाज यहां से नहीं उड़ रहे इस वक्त, तो फिर यूरोपीय बेसिस से भी जहाज नहीं उड़ रहे। लेकिन क्या कि वो डायरेक्ट इसमें हिस्सेदार हैं, जो यहां पर बिल्डअप और पोजीशनिंग की गई है, रेडार्स हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई है, उसमें अगर यूरोपियन बेसिस ना हो, अमेरिका वो इतने 1000 किलोमीटर दूर यहां एशिया में ऑपरेशन कर ही नहीं सकता अगर यूरोपियन बेसिस ना हो। तो इसी तरह अगर मिडिल ईस्ट की बेसिस नहीं है तो अमेरिका ने जहाज कहां पर लाकर खड़े करने थे, फिर लाकर खड़े किए, इंटेलिजेंस की, फिर उनको निकाल कर दूसरी जगह पोजीशन कर दिया। तो अब फ्रांस ने एयरक्राफ्ट कैरियर जब वो मूव कर दिया है, बर्तानिया जर्मनी कह रहे हैं कि हमें अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए आए। ईरान ने 9th वेव जब वो फायर की है, 9th वेव अनबिलीवेबल लड़ाई ये ईरान जब इस वक्त लड़ रहा है, और ईरान पर ये जंग मुसल्लत हुई है। डायरेक्टर जो है वो आर्म्ड फोर्सेस कमांडर का, ये पहली बार कोई इजरायली कमांडर जब मारा गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और डायरेक्टर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कमांडर ये वहां पर हिट हुआ है। और अमेरिकी बेसिस और इजराइल पर ये 9th वेव जब लॉन्च की जा रही है। क्लस्टर मिसाइल जब ईरान ने इस्तेमाल किए हैं, सेंटर ऑफ इजराइल के ऊपर फायर किए जा रहे हैं, तल अवीव में शार्पनर्स गिरे हैं, एक मिसाइल पेनिट्रेट करने से 12 इजरायली जो है वहां पर मारे गए हैं। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है। तेजी के साथ हमने चीजें आपके सामने रखने की कोशिश की, अभी बहुत भरमार है डेवलपमेंट्स की, वो हम तेजी के साथ आपके सामने जब रखते चले जाएंगे, लेकिन ये वो हकायक हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता। ये बड़े बड़े नंगे, बड़े तलख, बड़े हसास और सीधे सीधे हकायक है। जंग मुसल्लत हुई है ईरान पर, मकसद उसको तबाह करना है ताकि इजराइल के खिलाफ कोई खड़ा ना हो सके। और उसके बाद बारी तुर्की की भी है, वो निशाना पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान पर वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे तो अंदर से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबको विजिलेंट रहना चाहिए और इस साजिश के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए सबको, ये वक्त की जरूरत है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आज आपके साथ शेयर किया हमने, राज लगाकर इजाजत दी। अल्लाह हाफ़िज़।